आज का टॉपिक कुछ मतलब शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के साथ और बताया हुआ भी है कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड, आप टाइप करके भी बोल सकते हो, बोल के भी बोल सकते हो। मेंटल हेल्थ से समझते क्या हो आप लोग? बिकॉज़ अच्छा, आज आज क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हो सकता है हम इसको 2 जगह पे करें, 2 पार्ट्स में करें, हो सकता है हम 1 में करें। डिपेंड करेगा, देखेंगे क्या किस तरह से ऐसा फ्लो किस तरह से जनरेट होता है। सो मेंटल हेल्थ से समझ क्या आता है आप लोगों को, और डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाई? मेंटल हेल्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ? कुछ भी आंसर कर सकते हैं। फिर से वही, नो राइट और रॉन्ग आंसर्स हियर। सो मेंटल हेल्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ? कोई भी आंसर कर सकता है बाय द वे। आई नो शर्माओगे थोड़ा-सा, लज्जाओगे थोड़ा-सा आप लोग आंसर करने से पहले। सो मेंटल हेल्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ एंड डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? हाँ, बोलो नोबल। सर, मेंटल हेल्थ जैसे कि मैं ऑलरेडी इस चीज को फेस कर रहा हूँ मम्मी के थ्रू। मतलब मम्मी को जो है जिस प्रकार से बहुत सारी एक्टिविटी होती है। मैं जो समझता हूँ कि एक पारिवारिक मामला या आसपास इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट, पॉल्यूशंस और जो हम कंज्यूम करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट, ये फैक्टर है कि जो माइंड को करता है और हम इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। मैं जिस तरह से फेस करता हूँ कि छोटी-छोटी बातें जो होती है, जैसे सपने आना और अपने आप से बात करना, ऐसी छोटी-छोटी, ये बहुत सारे लोग इसको मतलब समझते नहीं है कि ये मेंटल प्रॉब्लम है। मैंने देखा है करीबी से कि हाँ, ये मेंटल प्रॉब्लम में आते हैं, ये चीज़ें हैं और रेगुलर हर महीने हॉस्पिटल जाने के कारण मेरे को और चीज़ें समझ में आती हैं। छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं, गुस्सा आना या वो चीज़ें, सब मेंटल हेल्थ के कारण आ रहा है। तो इसको मेरे को समझ में आता है कि इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था बाय नाउ का, जैसे आपने कहा था। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो मेरे को लगा कि यार अपने आप को, इमोशंस को भी कंट्रोल करना चाहिए, जो जो कि मेंटल हेल्थ के ही उसमें अंदर में आता है। और ये चीज़ें हैं मेंटल हेल्थ के कारण, जो जो मैं समझ पाता हूँ, जितना मैंने देखा है। तो इसको सीरियस लेना चाहिए कि हम मेंटल को दिमाग को सही रखने के लिए, मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करनी चाहिए और थोड़ा सीरियस रखना चाहिए इसको, चीज़ को। ओके, नहीं तो कोई भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है। ओके। हाँ, दीप, आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है? मेरे हिसाब से जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, जब हमारे हमारी बॉडी में एंड्योरेंस होता है और एक मतलब लड़ने की क्षमता होती है, जब हमारे पास में बीमारी आती है। वैसे मेंटल होता है जब डिसीजन लेते हैं, और कोई भी जब हमें डिसीजन लेना होता है लाइफ में, तो वो मेंटली हम लोग करते हैं। बट जैसे कि हमारी बॉडी बीमार पड़ती है कि नहीं, हम कुछ गलत खाने की वजह से, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ है, जो एक माइंड को चीजें चाहिए, अगर हम वो नहीं देते और मेंटल जब चीजें खराब होती है, तो उसको फिर हम लोग सीरियसली नहीं लेते और उससे फिर हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट खराब होते हैं। ऐसा, तो कि वो, क्योंकि फिर आपके हर डिसीजन में वो मेंटल हेल्थ का प्रोसेस आपको पता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपके डिसीजन अच्छे होते हैं, आप इमोशन को अच्छे से टैकल कर सकते हो। जैसे कि बॉडी के साथ भी होता है, जब बॉडी अच्छी होती है तो आप बहुत सारी एक्टिविटी में पार्ट कर सकते हो और मेन चीज़ आप खुश रहते हो। जहाँ पर आपकी खुशी डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉब्लम हुई, वैसे ही सर मेंटल हेल्थ में भी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ इन अ केस, तो फिर वहाँ से भी वो प्रॉब्लम में स्टार्ट हो। ओके, ओके, फेयर इनफ। और कोई शेयर करना चाहता है अंडरस्टैंडिंग, क्या मेंटल हेल्थ क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ? क्या मीनिंग है, क्या नहीं है? कोई भी और? कोई नहीं? ओके। सबसे पहले आई होप मैंने उस पे ग्रुप पे डाली थी, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डाली थी, एक वीडियो डाली थी, कि वीडियो ज़रूर देखना। मालूम है कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि एंटरटेनिंग वीडियो नहीं था, वो थोड़ा अराउंड मेंटल हेल्थ था। सो ज़रूर देखना जब भी टाइम लगे। अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ जैसा कि उस वीडियो में भी कहा, आमिर खान ने भी कहा कि बहुत सारे लोग एक एक्चुअली एक तो इसको समझते नहीं है। सेकंड है, इसके अराउंड टैबू है। टैबू का मतलब होता है जैसे लोग शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, तो बहुत ईज़िली वो आजकल तो नॉर्मल भी मानते हैं कि हाँ, अरे, अरे डायबिटीज़ है, अरे ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई खानी है, फिर
कुछ कुछ एक्सरसाइज करनी है, जो भी उनको कुछ कुछ चीजें मालूम है वो करते हैं, वो नॉर्मल है। फिजिकल हेल्थ इज कंसिडर्ड या फिजिकल अनहेल्थ इज कंसिडर्ड नॉर्मल, उसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, सब लोग उसको वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट साथ साथ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अभी से नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से, जब से इंसान है, इंसान क्योंकि सिर्फ फिजिकलिटी नहीं है, एक माइंड भी है, तो चली आ रही है। बट इट वॉजंट टॉक्ड अबाउट, इट वॉजंट स्पोकन अबाउट, बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बहुत लोग इसको जब बात भी करते हैं ना, तो जैसे अभी एक वर्ड नोवल ने भी बोला ना, क्या कहते हैं, मेंटल, जैसे वो बोल देते हैं ना, अरे मेंटल हो गया ये, राइट। सो कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जब होती है, मानसिक प्रॉब्लम होती है या मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अरे पागल हो गया यार, हम बड़ा लूजली भी बोल देते हैं उसको, या फिर ऐसे बोल देते हैं, अरे यार ये तो ये इसका ऊपर ऊपर का माला इसका सही नहीं है, राइट। और कहीं ना कहीं उसको बहुत डिराइडिंग वे में, बहुत ही ज्यादा डिग्रेडिंग वे के अंदर बोला जाता है, तो इसलिए लोग छुपाते भी हैं। लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, अरे अरे मैं तो सही हूँ, ओके। और उसका इशू, उसका चैलेंजेस, उसके प्रॉब्लम्स आज हम आजू बाजू सब जगह देख रहे हैं कि इट हैज बिकम एन एंडेमिक। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? पैंडेमिक्स आप लोगों ने कोरोना के टाइम में वर्ड जरूर सुना होगा सब लोगों ने। सो पैंडेमिक मतलब जो पूरे काफी एरिया में जब कोई चीज फैल जाती है और बहुत फास्ट पेस में फैलती है, कोई भी वायरल या कोई भी बीमारी, तो पैंडेमिक उसको करार दे दिया जाता है। एंडेमिक का मतलब है जिसका एंड इन साइट नहीं है, राइट। सो एंडेमिक क्रिएट होना, अब मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्चुअली एंडेमिक बन चुकी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली इन द एज, और आगे लेटर एजेस में तो मोस्ट को होती ही होती है, राइट। वो चाहे बताए ना, एक्सेप्ट ना करे। और क्यों मैंने ये सोचा इस बारे में बात करना है, क्यों वो सोचा, बिकॉज पर्सनली आई वेंट थ्रू समथिंग एक एक टाइम के अंदर, 2011-12 के अंदर, और वो वाले टाइम ने मेरे को बहुत ज्यादा वो किया। और उस वक्त तक मतलब मैंने भी सुनी थी, जैसा शायद आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने जब वो फेस नहीं की होगी। सो मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी और डिटेल में शेयर करूंगा उस टाइम की, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू मे नॉट अंडरस्टैंड इवन, बिकॉज मैं नहीं समझता था कि हाँ यार, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को गो थ्रू कर रहा हूँ। और मेरे को लगता था हाँ, अरे अरे यार, वो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। सो कुछ वर्ड्स हम बड़े लूजली यूज कर लेते हैं, बट वो रियलाइज नहीं होता। सो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ अपनी स्टोरी के। कुछ लोगों को शायद मालूम है, कुछ लोगों को वो उतना डिटेल में मालूम नहीं है, कुछ लोगों को तो खैर ऑब्वियसली बिल्कुल भी मालूम नहीं है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2011। 2011 में मैं कहाँ था? मैं बैंगलोर में था। मैं मेटलाइफ एक इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें काम करता था। और लाइक एनी यंग, यंग तो नहीं कहूंगा, मतलब मैं अराउंड 29, 28, 29 ईयर्स का था। और जॉब में मेरे को 7-8 साल हो चुके थे करते हुए, और बड़ा एम्बिशियस था, और मेरे को लगता था कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस वक्त तक का जो मेरा टोटल एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, इंश्योरेंस डोमेन में था, इंश्योरेंस फील्ड में था। पहले मैं ब्रांच ऑपरेशंस में था आईसीआईसी प्रूडेंशियल में, फिर मैं हेड ऑफिस में चला गया था मेटलाइफ के बैंगलोर में। तो क्लियर था कि मुझे ये चीजें करनी है, ग्रो करना है, वो सब करना है, बिल्कुल एक एक करियर ओरिएंटेड बंदे के हिसाब से मैं चल रहा था। फिर मेरे को 8-9 साल, 7-8 साल काम करने के बाद एक चीज क्लियर होगी कि अब मुझे ना, मेरे को अपने करियर को जंप देने के लिए कंसल्टिंग में जाना चाहिए। ओके। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो जो लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं, उनको पता है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत मुश्किल था, बहुत वो था, बट कहीं ना कहीं चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। ओके। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा साथ साथ में पैरेलली, और मैं इवेंचुअली बताऊंगा जो मेरे को हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू हुआ उसके बारे में, सो दैट आप ऑल्सो लिंक कर सको। सो ऐसा नहीं है कि जो उस वक्त एक इशू हुआ मेरे को 2012 के अंदर या 11 एंड 12 के आसपास, वो एक चीज नहीं, उसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी थी। शुरुआत का मैं पहले आपको बता देता हूँ। आई वॉज समबडी जो अपने जॉब को ना बहुत ही सीरियस, बहुत ही सीरियस, समझ रहे हो ना, मतलब मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी जिंदगी के अंदर जॉब और करियर था। उसके बाद फैमिली वैमिली,
उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वैसे-वैसा, समझ रहे हो ना? तो उसके लिए मैं बड़ा सिंसियर था, बहुत ज़्यादा। मैं ऑपरेशंस में था बाय द वे, मैं सेल्स-वेल्स में नहीं था। मैं ऑपरेशंस में था और सारी चीज़ें सिंसियरली करना, मतलब सुबह-सुबह ऑफ़िस टाइम पे पहुँच जाना। मैं कंपनी का मेटलाइफ में उस वक़्त कस्टमर सर्विस और कंप्लेंट्स भी सारी देखता था, वॉइस और नॉन वॉइस हैंडल करता था। सो मेरे को ना होता 5 डेज़ वर्किंग था, बट मैं प्रेशर लेता था यार, और कोई सैटरडे संडे कंप्लेंट ना आ जाए। और विधि का विधान ऐसा होता है, और वैसे भी जनरली सैटरडे संडे को कस्टमर्स फ्री सबसे ज्यादा होते हैं। तो सैटरडे संडे को ही सबसे गंदी वाहियात मेल लिखते थे, मतलब कुछ कस्टमर गिने चुने होते थे, वो सबसे गंदी मेल लिखते थे, और वो एस्केलेटेड मेल होती थी। तो मेरे एमडी को, मेरे डायरेक्टर को जो भी मेल जाती थी, वो एस्केलेटेड मेरे पास आ जाती थी। राइट? और मैं फिर मतलब हो जाता था यार, मेरे को जल्दी, मतलब वो कहते हैं ना, इंप्रेशन जमाने के लिए जल्दी से खत्म करना है। तो एक ये मेरी टेंडेंसी थी, इस तरह से मैं ऑपरेट करता था। और मैं अपनी टीम को भी थोड़ा सा, मैं पुश, बहुत खराब मैनेजर तो नहीं था, ये मेरा पर्सनल मानना है, बट आई एम अज्यूमिंग कि मैं जब काम होता था उन पे प्रेशर भी डालता था। सो एक ये बड़ा होता था कि नहीं यार, जो भी चीज आ जाए ना, जल्दी से उसको रिज़ॉल्व करते हैं, ताकि इंप्रेशन अच्छा आ जाए मेरे मैनेजमेंट के पास। दूसरी चीज़, उस टाइम व्हाट्सऐप वगैरह का ज़माना नहीं था। उस टाइम ज़्यादा हमारे को कंपनी ने एक वो दिया हुआ था, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, ब्लैकबेरी का फ़ोन होता था, राइट? ब्लैकबेरी के अंदर मेल भी कॉन्फ़िगर्ड होती थी, एक चैट भी कॉन्फ़िगर्ड होती थी उसके अंदर, जो जैसे व्हाट्सऐप है अभी, वो उसके अंदर चैट कॉन्फ़िगर्ड होती थी। सो वो कंपनी का फ़ोन था, और उसमें ना लाइट ऑन हो जाती थी जब, जैसे ही उसमें ना ऊपर ब्लिंक करता था, एक सिग्नल होता था कि उसके अंदर नया मैसेज आया। यू वोंट बिलीव, मतलब चीज़ें सही चल रही हैं, अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, मेरे को ऐसा नौकरी के मतलब वो नहीं थी कि मेरे को निकाल देंगे। बट मैंने अपने आप को इतना साइक किया हुआ था कि नहीं यार, मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट ही करना है। तो मैं रात को भी, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे, क्योंकि ऑफिशियल मेल उस पे कॉन्फ़िगर्ड थी। मैं रात को भी अचानक से मेरी नींद खुलती थी अपने आप। 1 डेढ़ बजे नींद खुलती थी, सोया हूँ मैं, 10 बजे सो जाता था, साढ़े 10 सो जाता था, 1 डेढ़ बजे नींद खुलती थी। मैं सबसे पहले लाइट देखता था उसपे, कि लाइट तो नहीं ऑन है। और कोई भी किसी भी रीज़न से कहीं से भी आई है, कोई भी मेल अगर लाइट ऑन है, मैं और उसको खोलता था। और रात के रात मेरे दिमाग में ये चलता था कि अरे यार, 1 बज के 10 मिनट पे मेरे को रात को मेल मिली है, तो मैं 1 बज के जितने बजे भी, डेढ़ बजे तो डेढ़ बजे आंसर करो। राइट? मेरे को वो लगता था कि नहीं यार, मेरे को इस तरह से ऑपरेट करना है। सो आई डिड नॉट रियलाइज दैट एक 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 जैसे वो रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड होता है ना, इलास्टिक होता है ना, अगर उसको स्ट्रेच्ड स्टेट पे रखोगे ना बहुत देर, तो वो अपनी वो इलास्टिसिटी लूज कर देता है। ओके? अब मैं क्या कर रहा था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को एक स्ट्रेच्ड स्टेट में रख रहा था। मतलब वो कहता ना कि लूजन अप, वो नहीं कर रहा था। मैं छुट्टियों में भी साल में एक बार ही छुट्टियां लेता था, बिकॉज मेरा होम टाउन परवाणु हिमाचल में था। तो साल में एक बार ही ले सकते थे, बैंगलोर से परवाणु आना, उस वक़्त भी लैपटॉप साथ में लेकर आना, काम, मतलब मैं हफ्ते के लिए आता था, बट उस वक़्त भी काम-काम, मतलब बीच-बीच में काम-काम करते रहता था, इतना ज़्यादा वो था। तो स्ट्रेच चला आ रहा था, राइट? स्ट्रेच चला आ रहा था, और चीज़ें चल रही थी, ग्रोथ भी हो रही थी, ठीक कर रहा था मैं कॉर्पोरेट में, ऐसा नहीं था। फिर एक ऑप्शन आया मेरे पास, एक अपॉर्च्युनिटी आई कंसल्टिंग में जाने की। मेरा दिमाग चल रहा था कि भई नहीं यार, मुझे ना कंसल्टिंग में जाना है, अगर मेरे को ग्रो करना है। और मैंने कुछ एक सर्टिफिकेशंस करी, सिक्स सिग्मा किया, पीएमपी किया, वो सारी चीज़ें करी, और मेरा विद द स्ट्रोक ऑफ लक एक्सेंचर कंसल्टिंग में हो गया। ओके? एक्सेंचर कंसल्टिंग में गया, इट वाज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। मेरे को सैलरी जंप भी मिला, मेरे को जॉइनिंग बोनस भी मिला, बड़ी सारी चीज़ें मिली उस वक़्त, जो जो मतलब कंसिडर नहीं होती थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहा था। मैं इंश्योरेंस डोमेन से कंसल्टिंग में जा रहा था। सो कंसल्टिंग में गया वहां पर, और सडनली बिल्कुल ही इन्वायरमेंट चेंज था, 180 डिग्री चेंज था इन्वायरमेंट के अंदर, बिकॉज डोमेन के अंदर एक तो इतना टाइम काम करते हो गया था मेरे को, मैं वहां पे कंफर्टेबल था, इजी था। वहां पे सब चीजें, मतलब एक छोटे छोटे एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं अपने आप को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है ना, उसका मास्टर समझता था जब तक मैं मेट लाइफ में था। और जब मैं कंसल्टिंग में गया, एक्सेंचर में गया, तो एक कोई क्लाइंट था, साउथ अफ्रीका का टेलीकॉम कंपनी थी, उसके लिए मैं मेन उसमें नहीं था कंसल्टेंट, कोई और था। तो बोला गया कि अच्छा, ये वाला प्रेजेंटेशन तुम बनाओ। मैंने कहा हाँ, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अपने हिसाब से मैंने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाई, और जब मैंने अपने बॉस को भेजी, या जो जो भी मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे उनको भेजी, उसने उस प्रेजेंटेशन में, मतलब 6-7 स्लाइड की प्रेजेंटेशन थी, हर स्लाइड में 15 से 20 गलतियां निकाल दी।
एंड मेरा मतलब समझ सकते हो ना कॉन्फिडेंस कि भाई पहले तो मैं जो प्रेजेंटेशंस करता था वो सीईओ एमडीज को करता, अपनी कंपनी में सीईओ एमडी को करता था, और यहाँ पे मेरी प्रेजेंट हर स्लाइड में इतनी प्रॉब्लम निकाल ली, एंड माई कॉन्फिडेंस टुक अ वेरी बिग हिट। हर रोज नई चीज सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ना बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। पहले ही एक एक जो फेज चल रहा था कॉर्पोरेट के अंदर, जिसके अंदर मैं स्ट्रेच कर रहा था, फिर ये एक फेज आ गया जहां के अंदर 1.5 2 2.5 महीने, अभी तो नई कंपनी के अंदर हनीमून पीरियड चल रहा था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रेशर था नहीं, बट मैंने प्रेशर ले लिया, और प्रेशर ले लिया। फिर मुझे क्या होने लगा, फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ इश्यूज होने लगे। पहले इश्यूज रियलाइज नहीं हुए, पहले इश्यूज क्या होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज जो मुझे हो रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी भूख कम हो रही थी, मेरे वेट फ्लक्चुएशंस काफी डिफरेंसेस आ रहा था, मेरा मेटाबॉलिज्म में इशू आ रहा था, मेरा डाइजेशन डाइजेशन इशू में प्रॉब्लम आ रहा था, बट मैं इग्नोर, अरे यार सबको होता है, कुछ कुछ दवाइयां खा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मेरे स्लीप पैटर्न्स में इशू आ रहा था, नींद सही नहीं आती थी मेरे को, उससे पहले भी। अभी मैं एक्सेंचर में नहीं, एक्सेंचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, ये सिम्टम्स थे मेरे कि सही चीजें नहीं चल रही हैं, ओके, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आया एक्सेंचर में और बैंड बजी, और लगा कि अरे भाई ये तो ऐसा हो गया कि भाई मैं मछली थी पानी में, पहले ठीक ठाक तैर रहा था, वहां पे भी स्ट्रगल थी, बट सडनली मेरे को अब रेगिस्तान में डाल दिया, और वहां पे तो बहुत बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा होने लग गया कि मैं रात को सो ही नहीं पाता था, हार्डली मेरे को 1 1.5 घंटा नींद आती थी, बाकी टाइम पता क्या होता था, थॉट्स कंटिन्यूअसली चल रही थी। थॉट्स जैसे होता ना, एक एक मूवी जैसे होता ना, इतनी फास्ट चलती थी, मतलब आंखें बंद करता था फिर भी वो चल रही है, अलग अलग वाइड वेराइटी ऑफ थॉट्स। उस टाइम ना एक अब हंसी आती है, बट उस वक्त तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था। उस वक्त एक एड आई थी, एयरटेल की एड आई थी, और वो एड थी हर कमीना दोस्त जरूरी होता है, या कुछ ऐसी ऐसी एड आई थी, कुछ लोगों को याद होगा वो, हर दोस्त जरूरी होता है, और उसमें दिखाते हैं कि हर तरह का वो है। तो एक एक तरह का वो तरह की एड चलाई थी उन्होंने, पता नहीं कहां से मैं देखी होगा कहीं पे, वो एड बार बार चलती थी, राइट। सो उस स्टेज मुझे नहीं पता था उसको क्या बोलते हैं, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था, साथ में मैं ऑफिस का काम कर रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा वो, क्योंकि एक्सेंचर फ्लेक्सिबल था, मैंने थोड़ा थोड़ा वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन लेना शुरू कर दिया कि अरे मैं आज घर से काम कर लूं। अब ऑफिस भी नहीं जा रहा, घर से काम कर रहा हूं, और मैं बहुत ज्यादा, सिर्फ एक एक और कोई बंदा था, उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा शेयर कर रहा था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, तो बोला अरे कोई बात नहीं यार, यहाँ पे शुरू के 6 8 महीने में ना टफ रहेगा, पर कोई बात नहीं यार, निकल जाता है फेस, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैंने कहा अच्छा चलो नॉर्मल है, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। और ये सब चल रहा है, मैं घर में बैठा हूँ, और घर में ना मुझसे मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस लोअर जा रहा है, ना मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख ही नहीं लग रही बिल्कुल भी, मैं खाना ही नहीं खा रहा। खाना खा रहा हूं तो मेरे को वॉमिट की सेंसेशन आ रही है, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या है, मुझे लग रहा है अरे थोड़ी एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी बहुत हो रही है, हाँ एसिड रिफ्लेक्स भी साथ साथ में हो रहा है। तो पैरेलली बहुत सारी चीजें हो रही है। फिर जब ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि यार अब ये कुछ तो गड़बड़ है, राइट? और मुझे बात करनी चाहिए, बिकॉज़ आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी इमोशनल आल्सो, मतलब मैं छोटी-छोटी चीज़ पे, मतलब अकेले अकेले बैठ के, बिकॉज़ मेरी वाइफ़ भी थी तब तक, मेरा क्या कहते हैं एक बेबी भी था। मुझे लगता था यार मतलब इनसे क्या, इनको परेशान क्यों करूँ, इनको क्यों शेयर करूँ? तो मैं अपना कि भई चल अलग दूसरे रूम में बैठकर अपना काम भी करता था, और मेरे को रोना भी आता था। आई यूज्ड टू क्राई अलोन। अभी भी मैंने सीक आउट नहीं किया, मैंने हेल्प नहीं माँगी। मुझे 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 एक्सेप्ट ही नहीं करना था कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, राइट? या वो कुछ है। फिर जब लगा मुझे यार बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर मैंने अपनी वाइफ़ के साथ शेयर किया, तो उसने कहा कि डॉक्टर को दिखाते हैं, राइट? कुछ तो है ये, इसके अंदर कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, लेट्स लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास गए, एलोपैथी डॉक्टर थे सबसे पहले, और उनको बोला तो ऑब्वियसली ही वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ सच पेशेंट्स, और उन्होंने कहा, कहते ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एंग्जायटी अटैक हुआ है आप, ओके, और एक नहीं शायद मल्टीपल एंग्जायटी अटैक्स हुए हैं, तो ये दवाई खाओ। अब ये वर्ड सुनते ही मेरे तो, मैं तो हिल गया, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अपने आप को फिजिकली काफी फिट मानता हूँ शुरू से ही। तो मेरे को लगा यार एंग्जायटी अटैक मेरे को हो गया, सा तो यार ये वो नहीं है। एंड ऑफिस का प्रेशर चल रहा है, ऑफिस में हैंडल कर ही नहीं पा रहा हूँ,
यहाँ पे ये चीज वो होगी, मेरी और सिचुएशन खराब होती गई, राइट। फॉर मी स्लीपिंग बिकेम अ चैलेंज, सब चीजें बिकम अ चैलेंज, मतलब खाना तो खाया ही नहीं जा रहा था, मैं वेट लूज करने लग गया सर, बहुत ज्यादा, मतलब पहले ही मैं पतला था, फिर और ज्यादा वेट लूज करने लग गया। और एक टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ गई, बैंगलोर में है, और मैं मतलब रात को रोए जा रहा हूँ, मेरी वाइफ आ गई मेरे पास में और बोलते क्या हो गया, कोई बात नहीं है। मैंने कहा मुझे हो ही नहीं रही, नौकरी नहीं हो रही। और मैं तब तक सिर्फ इस चीज को ये ले रहा हूँ कि नौकरी में स्ट्रेस है, नौकरी में प्रेशर है, उसकी वजह से ये हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं यहाँ से, क्या कहते हैं, परवाणु चलते हैं वापस। और यू वोंट बिलीव, हमारे पास मतलब कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, हमने शाम शाम में, मैंने ऑफिस में कुछ नहीं बताया, मतलब एक्सेंचर में कुछ नहीं बताया, मैं टिकट बुक करी हमने और हम परवाणु आ गए। ओके, परवाणु आ गए, मैंने अपने फादर के साथ शेयर किया, उन्होंने कहा कुछ कोई बात नहीं, छोड़ दे, अगर नौकरी का स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये हो रही है, कि वो कहते हैं ना, इमोशनल एक मिडिल क्लास पेरेंट तो वो ये हो जाता है ना, हमें तो तू चाहिए भाई, मतलब तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। एंड समवेयर फिर मैंने क्या किया, मैंने उस सिचुएशन में अपनी जो पुरानी कंपनी थी मेटलाइफ, वहां पे रिलेशनशिप्स अच्छे थे, जो उस वक्त सीईओ बन गए थे, उनको रीच आउट किया, उनको बोला कि मेरे से भाई एक्सेंचर में तो नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा डिसीजन सही भी था या नहीं था। तो उन्होंने कहा अरे वापस आ जाना यार, तू इतना क्यों सोच रहा है, वापस आ जा। तो सोचो मेरे लिए, मतलब मैं बड़ी प्राइड से गया था मेटलाइफ से, सब लोगों को बोल के गया था देखो मैं तो एक्सेंचर जा रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को बड़ा वो हो गया यार, मैं वापस जाऊं यार मेटलाइफ के अंदर, बट और कोई मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे वहां से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, मैं प्लीज आप वापस आ रहा हूँ, आप देख लेना वो है। तो विद गॉड्स, मतलब विद हिज हेल्प एंड गॉड्स ग्रेस, उन्होंने मेरे को वापस ले लिया। एक्सेंचर ऑल्सो इज सच अ गुड कंपनी, उन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि एक क्लॉज होता है, अगर आप एक टाइम से पहले छोड़ दो तो आपको वो जो आपने ज्वाइनिंग बोनस, वो सारी चीजें वो क्लॉ बैक करते हैं, और नोटिस पीरियड के भी पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने, मैंने कुछ तो एक्सक्यूज झूठ झूठ बोल के वहां से रेजिग्नेशन दिया, और फिर वहां पे तो वापस हुआ। फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू करी, जॉब में वापस गया, और धीरे 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 करके मैं नॉर्मल हुआ, राइट, एंग्जाइटी एंग्जाइटी सारी चीजों से दूर हुआ। एट दैट पॉइंट इन टाइम मैंने बाद में अपने आप से पूछा कि मुझे हुआ क्या, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं इतनी खराब स्थिति से निकला मेंटली, और मैंने देखा कि यार आसपास मैंने अपनी फैमिली को क्या गो थ्रू करवाया, मैंने कहा मुझे दोबारा नहीं चाहिए यार ये। और जितना मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना एनालिटिकल भी हूं, तो मैंने गूगल गूगल तब तक बहुत कर लिया था उस टाइम में, क्योंकि ये 5 6 7 8 महीने की बात है जो मैंने अभी शॉर्ट में आप लोगों को बताई है। तो मैंने गूगल गूगल कर लिया था, एंग्जाइटी है, और कई लोग, कई कई जगह बताया गया कि एंग्जाइटी तो एक ऐसी चीज है, बार बार होती रहती है, जब अगर एक बार हो गई, और एंग्जाइटी का नेक्स्ट स्टेज डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन भी अलग अलग लेवल के होते हैं। तो मुझे लगा यार भाई मुझे तो नहीं चाहिए यार ये चीज, पर इसके लिए करना क्या है। एंड दैट इज वेयर माई ओन पर्सनल जर्नी ऑफ वो इनवर्ड जर्नी स्टार्टेड। ओके, कि ये पहले तो, ये मुझे तो दोबारा नहीं चाहिए भाई, किसी भी सिचुएशन में नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत 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 हालत खराब हुई थी मेरी। और मुझे समझ आया फिर कि यार ये लोगों की भी बहुत हालत खराब होती है जब वो इस फेज स्टेज से निकलते हैं। फिर इज व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट, तब मैंने आयुर्वेदा के बारे में, बिकॉज मेरे को ना नेचुरल वे से इस चीज से बाहर निकलना था। एंड एक होता है क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव मतलब कि कोई चीज हो गई, आप उसको क्योर कर रहे हो, और एक होता है प्रिवेंटिव। सो मैंने देखा एलोपैथी के अंदर प्रिवेंटिव चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने अलग अलग चीजें स्टडी करी, अलग अलग चीजें करी, तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसके अंदर आयुर्वेदा भी है, उसके अंदर क्यूरेटिव की बजाय, क्यूरेटिव ज्यादा नहीं था एक्चुअली एंजाइटी या मेंटल हेल्थ को लेके, बट प्रिवेंटिव बहुत सारी चीजें थी। सो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने उसी के अराउंड एस्ट्रोलॉजी भी इसलिए पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया कि लेट मी अंडरस्टैंड व्हाई व्हाई दिस हैपेंस, या ये क्यों होता है एक इंसान के साथ। फिर कुछ चीजें समझ आने लगी, और वो चीजें अप्लाई करना शुरू किया। नाउ व्हाई एम आई शेयरिंग दिस विद यू, आप लोगों के साथ क्यों शेयर किया, इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉर्मलाइज, जैसे हम फिजिकल हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड रहते हैं, जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ पर काम करते हैं, उसी तरह से हम सब लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयर होना जरूरी है, बिकॉज इट हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर, राइट। आज आप सब जगह अगर देखेंगे
ये हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, या वन ऑफ द रीजंस ये क्यों चीज इतनी ज्यादा हो रही है या क्यों इतना प्रेवलेंट है? इट इज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। वन कुड बी बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग, आपका सोसाइटी कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, फैमिली में प्रेशर कैसे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। आपकी बॉडी की वजह से भी हो सकता है, बाय द वे, जो आपका बॉडी टाइप है, पर्सनालिटी टाइप है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सेकंड है, कई लोग हाइपर एम्बिशियस होते हैं, राइट, बिकॉज आसपास आप लोगों को देखते हैं, आप नहीं होते, आपकी फैमिली हाइपर एम्बिशियस होती है, वो बोलती है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और लोग भागते रहते हैं कि हमारे को यार अभी अभी हमारा ये है, इतना स्टेटस है, ये कार है हमारे पास, ये घर है हमारे पास, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड वी कंटिन्यूअसली कीप रनिंग आफ्टर थिंग्स विच मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू यू। आपके लिए है या नहीं है, उस मतलब हम सोसाइटी या फिर इंडस्ट्री या फिर आसपास के लोगों के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स है ना, उसके लिए पीछे भागते रहते। सोशल मीडिया हैज बिकम वन ऑफ दोज थिंग्स जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजन बहुत बहुत बढ़ रहा है। और सोशल मीडिया में हमें मालूम भी है, लोग अपना अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं सब लोग, बट फिर भी वी टेंड टू यूज दैट एज अ पैरामीटर, या उसको हम बेस बनाकर चीजें करने की कोशिश करते हैं। सो सोशल मीडिया कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स। सो बहुत सारे रीजन हैं, मतलब आज बाकी चीजें छोड़ दो, 10th के एग्जाम को लेके, बोर्ड्स के एग्जाम्स को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके लोग अपने आप को इतना साइक कर देते हैं, इतना ज्यादा वो कर लेते हैं कि दैट दे एंड अप टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप ऑल्सो। सो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं, बट हमको ये समझना है कि दिस इज अ रियलिटी विच इज बीइंग फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ अस। हमको अपने आप को पहले एनालाइज करना है, हम किस स्टेज, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, राइट। सो मेंटल हेल्थ ये नहीं है कि जब खराब हो जाए तब वो नहीं, आपको अपनी मेंटल हेल्थ चेक भी करते रहना, आपको असेस भी करते रहना है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कितना चल रहा है, राइट। तो बहुत सारे ऑनलाइन के अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट्स भी होते हैं, जिनको हम साइकोमेट्रिक, बट उन टेस्ट का एक चैलेंज ये है कि उसके अंदर ऑनेस्टी चाहिए होती है। आपको ऑनेस्टली अपने अपने आप से वो जब आंसर कर रहे हो ना, तो ऐसे छुपाना नहीं है, क्योंकि मोस्ट लोग ना उसके अंदर अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चल यार बढ़िया बढ़िया से उसके अंदर आंसर करते हैं। नहीं नहीं, उसके अंदर ऑनेस्टली अगर करोगे तो काफी सारी चीज उसके अंदर से भी निकल के आएंगी। सेकेंड इज, व्हेन यू फील कि हाँ यार शायद कुछ हो सकता है, डोंट उसको छुपाने की कोशिश मत करो। टॉक अबाउट इट, सर्च अबाउट इट, नो अबाउट इट। आप स्पेशलाइज्ड लोगों से इंटरैक्ट करो। अगर आप थेरेपी को लेके, जैसे अ, सरदर्द होने, बुखार होने लगता है, हम 2 मिनट नहीं लगाते, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं या केमिस्ट के पास तो चले ही जाते हैं, अरे बता दो यार ये क्या है। तो वहां पे जब हम इतनी फास्ट चले जाते हैं, सो व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ, व्हाई कांट यू गेट अप एंड गो एंड टॉक टू अ स्पेशलिस्ट? ओके, जरूरी है, बिकॉज आप अपने वे में, बिकॉज आप जब तक छुपाने की, कई लोग ना छुपाने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 नहीं, और कई लोग तो एक्चुअली रियलाइजेशन भी नहीं है कि दे आर गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ चैलेंज। जब रियलाइज हो जाए तो सीख स्पेशलाइज्ड वो हेल्प, राइट। मैं कुछ एक चीजें प्रिवेंशन को लेके भी बताऊंगा, बट इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा हैवी हो सकता है कॉन्सेप्ट, बट जानना जरूरी है, बिकॉज मुझे बहुत पावरफुली स्ट्राइक किया था। हमारी 3 तरह की बॉडीज होती हैं, राइट। एक फिजिकल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, दूसरी एस्ट्रल बॉडी हम बोलते हैं, और तीसरी हम बोलते हैं कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जिसको एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है, और कॉजल बॉडी या जिसको सोल बॉडी भी कहा जाता है। ये 3 बॉडीज होती हैं, या 3 हमारी लेयर्स मान लीजिए वो होती हैं। और इन 3 लेयर्स के अलाइंड, इन 3 लेयर्स के साथ हमारी 5 शीट्स या 5 कवर्स बोल सकते हैं हम, ये जो होती है, जिसको हमको ट्रांसेंड करना है अगर हमारे को मेंटल हेल्थ या फिर ओवरऑल वेलबींग की तरफ जाना है। सो 5 शीट्स क्या होती हैं, या 5 क्या कहते हैं लेयर्स क्या होती है? सबसे पहले होती है अन्नमय कोशा।
अन्नमय कोशा क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। दूसरा होता है प्राणमय कोशा, राइट, ये आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना और ये बहुत पावरफुल है। तीसरा होता है मनोमय कोशा, चौथा होता है विज्ञानमय कोशा, और पांचवा होता है आनंदमय कोशा, राइट। अब ये तीन फिजिकल बॉडीज और ये पांच कोश मिला के हमारी पूरी ओवरऑल वेलबींग को टेक केयर करता है। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करके अगर हम बात करें, सो जो जिन पांच एलिमेंट से हम बने हैं, पांच एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फायर, अर्थ, एयर, वाटर और ईथर, राइट, जिसको आकाश भी कहा जाता है। ये पांच एलिमेंट से बने हैं। सो जब हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं या फिर अन्नमय कोशा की बात करते हैं, सो यहां पे इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या सबसे बेसिक चीज है बैलेंसिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स, अगर हमारे को फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग रखनी है। तो हमारे डेली रूटीन्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारे को ये जो चार एलिमेंट्स, एटलीस्ट पांचवा एलिमेंट जिसको ईथर या आकाश बोलते हैं, वो अलग है, उसको नहीं भी करेंगे फॉर द बेसिक के लिए तो चलेगा। बट ये बाकी के चार एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, इसको बैलेंस करना जरूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे, सो बॉडी में भी इश्यूज आएंगे, माइंड में भी इश्यूज आएंगे, यानी मेंटल इश्यूज भी आएंगे। एक फील्ड है, मतलब आयुर्वेद में तो बहुत पहले से बोला जाता था, अब ये एलोपैथी के अंदर भी, वेस्टर्न एलोपैथी के अंदर भी एक फील्ड नहीं आ रही है। आयुर्वेद क्या बोलता था, अगर आप साइकोलॉजिकली मेंटल वेलबींग नहीं है ना आपकी, तो आपके बॉडी में वो बीमारियां पैदा करेगा, राइट। सो काफी मतलब आयुर्वेदा का जो जेनेसिस है वो हजारों सालों पहले का है। तो वेस्टर्न साइंस इसको बहुत टाइम तक मानता नहीं था, बट रिसेंटली अभी 50-60 साल पहले एक फील्ड निकली है एलोपैथी के अंदर, जिसको डायनेटिक्स बोला जाता है, DIANETICS, डायनेटिक्स। डायनेटिक्स पता है क्या बोलता है? कि अगर कोई सप्रेस्ड इमोशन है ना आपके अंदर, अगर कोई सप्रेस्ड इमोशन है ना, तो वो बड़ी बीमारी बनाता है आपके अंदर। और बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च चल रही है, डायनेटिक्स सर्च कर लेना आप गूगल के अंदर, डायनेटिक्स के अंदर बहुत रिसर्च चल रही है कि अगर किसी को मान लो डायबिटीज है, जेनेटिक डायबिटीज है या कुछ भी है, इस तरह का कोई और भी बीमारी है ना, तो उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू रहा होगा जो सप्रेस्ड है, कई बार उसको भी नहीं पता है। और अगर वो चीज, और उस पर रिसर्च पता क्या चल रही है, कि अगर आदमी, इंसान अपने उस इशू तक पहुंच सके, उस साइकोलॉजिकल इशू तक पहुंच सके और उसको रिजॉल्व कर ले, तो उसकी फिजिकल बीमारी भी सॉल्व हो जाएगी। इतना, इतनी जबरदस्त स्टडी है। और ये आयुर्वेदा हमेशा से एक्चुअली बोलता आ रहा है, ये आयुर्वेदा के लिए नई नहीं है, बट वेस्टर्न साइंस के लिए नहीं है, डायनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। सो इट इट इज सच अ रेवलेशन, क्योंकि लोग वो बोलते थे अरे यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बट जब इसको उसके इमोशनल वेलबींग के साथ, मेंटल वेलबींग के साथ लिंक कर रही है, अब साइंस लिंक कर रही है, बिकॉज कई जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं ना, तो वो बोलते हैं नहीं यार साइंस नहीं, ये चीज हम नहीं मानते बिकॉज साइंस ने प्रूव नहीं किया। सो यू कैन सर्च, यू कैन गो एंड इट इज हैपनिंग नाउ। सो मोस्ट लोग, अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द ग्रोइंग अप, इन कुछ ना कुछ है, जो चीज जिसकी वजह से वो जो गांठ बन जाती है ना, जब अगर कोई किसी को साइकोलॉजिकल इश्यू था या कोई कोई भी प्रॉब्लम था, कुछ भी था, उसने सप्रेस कर दिया और वो है, राइट। सो यहां पर जो हम बोल रहे हैं अन्नमय कोशा, या जो फिजिकल लेयर है, वो चार एलिमेंट्स है, चार एलिमेंट्स को सॉल्व करना जरूरी है। दूसरा जो है, अन्नमय कोशा को सॉल्व करने के लिए बहुत बेसिक चीजें चाहिए होती है। डाइट आपको चेक करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, रूटीन आपको सही रखना पड़ता है, एंड सर्टेन बेसिक आसन यानी कि एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। दूसरा जो है हमारा प्राणमय कोशा है। प्राणमय कोशा जो है वो बेसिकली प्राण, प्राण का मतलब हमारे आयुर्वेदा में कभी भी ब्रेथ को, सांस को इक्वलेंट हमने प्राण बोला है। प्राण मतलब जीवन, राइट, और प्राणायाम जैसे हम बोलते थे। तो प्राणमय कोशा एक्चुअली हमारी फीलिंग्स के अराउंड है। मनोमय कोशा ज्यादा है, बट प्राणमय कोशा मोर लाइक वाइटैलिटी, एनर्जी को लेकर है।
ओके, सो प्राणमय कोशा वो लेयर है जो हमारी वाइटैलिटी और एनर्जी को टेक केयर करती है या उसके उसके एस्पेक्ट्स को ध्यान रखती है। अब इस वाली लेयर को कैसे टच करना है या इस वाली लेयर को कैसे सही रखना है, बहुत सिंपल है। अगर कुछ एक आप ब्रीदिंग की एक्टिविटीज या ब्रीदिंग के योगा करते हो, सो कपाल भारती हो गया या कुछ कुछ जो फेमस योगा है ना, अगर आप ये कुछ कुछ करोगे, एक ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं वो वाली आप करोगे, अलोम विलोम जिसको हम कहते हैं वो आप करोगे, तो कुछ एक करोगे, बिकॉज ब्रेथ का रेगुलेशन, अंग्रेजी में ब्रेथ बोलते हैं बट हिंदी में हम उसको प्राण बोलते हैं, तो प्राण मतलब प्राणायाम करना, राइट, ब्रीदिंग रेगुलेट करना। एक मैं टेक्निक बताता हूं आप लोगों को, यूज दिस टेक्निक एंड आपका ये प्राणायाम वाला मोर और लेस टेकन केयर हो जाएगा। दिन में कम से कम 10 मिनट 2 बारी डू बेली ब्रीदिंग, राइट। बेली ब्रीदिंग क्या होती है, ये मैं बता देता हूं। हम सब लोगों ने ब्रीदिंग एक्चुअली गलत शुरू कर दी है, अननोइंगली और नोइंगली। हम मोस्टली चेस्ट से ब्रीद करते हैं, ओके, बट अ बेटर फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग इज व्हेन योर स्टमक, स्टमक वाला या बेली वाला एरिया इन्फ्लेट होता है तब। कभी भी छोटे बच्चे को देखना, उसकी ब्रीदिंग चेस्ट से नहीं होती है। कभी बच्चा, छोटा बच्चा सो रहा होगा ना, इन्फेंट सो रहा होगा ना, उसका पेट ऊपर नीचे जा रहा होता है, कभी भी अगर ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, राइट। वो बेली ब्रीदिंग कर रहा होता है, और बेली ब्रीदिंग सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग है। अब आप लोगों को आदत तो रही नहीं है बेली ब्रीदिंग की, तो इसलिए अब इसको एक्सरसाइज बनाना पड़ेगा। 10 मिनट के लिए रोज कभी भी टाइम निकालिए। खाली पेट निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर है, सुबह और शाम निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप सिर्फ 10 मिनट कॉन्शियसली मतलब फोकस तरीके से बेली ब्रीदिंग करना। ये आपका जो ये प्राणमय कोशा है ना, इसका ये वाला एक्टिविटी टेकन केयर कर लेगा। सो बेली ब्रीदिंग करें, प्राणमय कोशा टेकन केयर हो जाएगा। तीसरा है मनोमय कोशा। मनोमय के कोशा रिलेट्स टू आवर फीलिंग्स, इमोशंस। मतलब ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये गवर्न करता है हमारे इमोशंस और फीलिंग्स को लेके। और यहां पर जो चैलेंजेस होते हैं ना, जनरली वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, पर जो बाकी दो कोशा हमने पहले दो बताए ना, वो इंटरलिंक्ड है, ये ओवरलैपिंग कोशा है सारे, 5 के 5 जो लेयर्स हैं या शीट्स हैं, ये इंटरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। तो ऐसा नहीं है कि एक पे ही काम करेंगे आप। सो मनोमय कोशा आपके बेसिकली इन सारी चीजों पे काम करता है, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, इसके अराउंड है। मनोमय कोशा पे काम करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जो अभी तक आप पहली 2 लेयर्स पे काम कर रहे हो वो हेल्प करेगा आपको। और दूसरा, आपको थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट्स पे काम करना जरूरी है। और इसके लिए मतलब जैसे छोटी छोटी एक्टिविटी, एक किताब इकिगाई लिखी गई है, इकिगाई के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि यार, यार दोस्तों से वो लोग जरूर मिलते हैं। वन ऑफ द रीजन दे, वो इतना ज्यादा क्यों जी रहे हैं, इकिगाई में एक आइलैंड को स्टडी किया गया, वहां पे सबसे ज्यादा 100 लोग, 100 साल की उम्र के लोगों को स्टडी किया गया, तो उसमें एक फैक्टर ये निकल के आया कि वो अपना सोशल सर्कल मेंटेन कर रहे हैं, या सोशल सर्कल में वो है। तो यहाँ पे जरूरी है, एक आप अपने, एक ग्रुप जरूर होना चाहिए। और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूँ। कई लोग पार्टी का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, पार्टी का भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, बट ये वो ग्रुप है जहां के अंदर यू कैन बी योर सेल्फ। आप समझते हो, यू कैन बी योर सेल्फ, मतलब आप वहां पे कोई, मतलब वो बनावटीपन सारा छोड़ दिया, आप जो हो वो हो, राइट। आप वहां पे कुछ दिखा नहीं रहे हो, कुछ बन नहीं रहे हो। ये ग्रुप या ये सर्कल ऑफ फ्रेंड्स या एटलीस्ट एक दो फ्रेंड जरूरी है। बिकॉज अगर मनोमय कोशा को आपने मतलब सही रखना है ना, सो आपका जो हार्ट चक्र है या जो हार्ट नोड है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये एक्टिवेट नहीं होता है तो चैलेंज है। अगर आपके पास लाइफ में, और मेरे पास एक्चुअली उस वक्त लाइफ में कोई शायद ऐसा इंसान नहीं था, जब चीजें बिल्डअप हो रही थी ना, तो मैं अपना हार्ट आउट नहीं कर रहा था किसी को। हाँ, किसी के साथ शेयर कर रहा था, कोलीग्स के साथ थोड़ा-थोड़ा शेयर कर रहा था, बिकॉज़ कोलीग्स के साथ ये भी रिस्क होता है ना कि कहीं ये कल को जाके बॉस को बता दे, "अरे यार, ये तो यहाँ ऊपर से हिल गया" या जो भी है। सो आई नेवर हैड एनीबॉडी, उस वक़्त मेरे पास कोई था ही नहीं वैसे बात करने के लिए। सो ऑलवेज़ इन योर लाइफ
ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अगर मेंटल हेल्थ सही रखनी है, हैव समबडी, जो हम कहते हैं ना यार, हल्का हो गया यार मैं बात करके, राइट? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है, या ऐसे एक सेट ऑफ लोग हैं? सबसे बड़ी कमाई ना, पता है जिंदगी में क्या होती है? लोग होते हैं, और वो लोग जिनके साथ आप जो हो वो बन के रह सको यार, ऐसा मस्त, कोई कोई टेंशन ही नहीं यार। सो फॉर मी, मेरा मेरा तो एंडेवर बन चुका है। हमारे यहाँ पर कुछ लोगों के नाम के आगे आप लोग SAS देख रहे हो, सास, तो वो सास नहीं है सारी, मतलब वो सर्विस अबव सेल्फ टीम है वो। सो हमने वो ग्रुप, एक एक छोटी सी शुरुआत करी, हमने वो ग्रुप बनाने की कोशिश करी है, वो हम वो ग्रुप बना रहे हैं, और वो ग्रुप ऐसा है कि अभी हाँ एक लेवल पर पहुंचे हम, कंफर्ट लेवल पर, बट वो ग्रुप है हमारा, हमारा अपनी एक कम्युनिटी है वो, कि जहां पे हम जो है यार वो बन, मतलब ऐसा सोचते नहीं हम बात करने से पहले, ना ये सोचते हैं अरे ये क्या सोचेंगी, ये क्या सोचेगा। वो हमारी एक फैमिली, अदर अदर देन जो हमारी बायोलॉजिकल फैमिली है ना, उसके बियॉन्ड फैमिली। और हम इस फैमिली के साथ कुछ कुछ बहाने ढूंढते रहते हैं। हम एक ऑफ साइड कैंप करते हैं, जिसके अंदर हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाते हैं। हम बाय द वे एक ऑफ साइड कैंप बड़ा जल्दी करने वाले हैं, जनवरी के अंदर करने वाले हैं। सो 1 नाइट 2 डेज का होने वाला है। तो एक ऑब्वियसली वो कैंप वो पार्टिसिपेंट्स के लिए भी होगा, वहां पे भी हम बड़ी सारी चीजें, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बातें करते हैं उसके अंदर, कि कैसे आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। बट उसके अंदर एक हिडन मोटिव पता है क्या होता है मेरा? पता है क्या होता है? कि ये जो सास टीम है ना, हम वो मिलके एक साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं इकट्ठा, मतलब अपनी फैमिली से दूर, अपने काम से दूर, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में व्यस्त हैं, मतलब अपने अपने करियर्स में वो होते हैं। बट हम जब कैंप करते हैं ना, तो कैंप के अंदर फिर हम ऐसा साथ में आ जाते हैं, एंड वो बड़ा थेरेपेटिक होता है, सबके लिए बड़ी थेरेपी टाइप होती है। 3 दिन 2 दिन जितने भी दिन हम, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ क्रू होते हैं, तो हम एक दिन एक्स्ट्रा आते हैं उसके अंदर। सो हमारे लिए बड़ा ही एक स्पेशल, वो कहते हैं ना कि एक मोमेंट होते हैं, बड़े सारी चीजें होती है, बड़ी सारी मस्ती भी होती है। बट एट द सेम टाइम हम एक दूसरे को पुश भी करते हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, और एक दूसरे को, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं उसमें ना, कैंप खत्म होने के बाद उसमें एक फीडबैक सेशन होता है। और उस फीडबैक सेशन में ना, हम ये नहीं सोचते कि कौन क्या बुरा मानेगा। हम जो भी जो है, अरे तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने ये किया, एंड इतना, मतलब उस वक्त तो गुस्सा भी आता है, बिकॉज ईगोज है ना। पर हम क्या होता है ना, वो जैसे होता है ना कि अच्छा यार यहाँ पे आकर ना सारा निकाल देते हैं फिर, और फिर इनपुट्स भर भर के इनपुट्स भी लेके जाते हैं अपने बारे में, कि अरे यार ये वो वाला ग्रुप है, ये वो वाला फैमिली है। सो आपकी जिंदगी में है क्या ऐसा ग्रुप? आपकी जिंदगी में है क्या ऐसे लोग? बिकॉज अगर सिर्फ ये वाला पार्ट भी टेकन केयर है ना, वेरी हाई चांसेस दैट यू विल नेवर फेस एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज। आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा सही रहेगी, बिकॉज एक ग्रुप होना, अच्छा कई जगह पे ये ग्रुप पता है क्या होता है? ये खाने पीने वाला ग्रुप होता है। पता है ना, खाने पीना, पीना क्या? लेमोनेड, नींबू पानी। सो आपने ग्रुप तो बना लिया, बट उसके बेस में ना गलत चीज है, बिकॉज वो आपको फिजिकली अनहेल्दी कर रही है। सो ग्रुप बनाओ। जरूरी नहीं है हर वक्त नींबू पानी पीना ही पीना है, या फिर कुछ पार्टी चलनी चलनी, वैसे भी मिलो, वैसे भी वो करो। पहले देखो, मैं आई वॉज ऑल्सो समबडी जो ऐसी ही एसोसिएशंस में ज्यादा बैठता था, वो करता था। मुझे लगता था यार इसके बिना एंजॉयमेंट कैसा होगा। अब पूछो बड़े सारे लोगों को जो मेरे मेरे साथ है, मेरी टीम के साथ है, हम इसके बिना भी कितना एंजॉय कर लेते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि अच्छा नहीं पीनी, नींबू पानी नहीं पीना, बट ठीक है जिसने पीना है पिएगा, नहीं पीना, बट इसके बिना भी इंजॉयमेंट होती है। सो ग्रुप्स होते हैं कई लोगों के, बट वो फिर ग्रुप सिंगल माइंडेड ग्रुप होता है, वो सिंगल ट्रैक ग्रुप होता है। बैठना है और नींबू पानी पीना है, वो उसके लिए नींबू पानी ग्रुप बनता है। वो फिर वो वैसा वाला नहीं होता, कोई किसी की सुन नहीं रहा होता उसके अंदर। वहां पे सिर्फ वो चल रहा होता है कि हाँ कितने, मैं ये पी, एक और पी, 2 पी, तेरे भाई ने 4 पी, तू 5 पी, ये चल रहा होता है। सो हैव दोज ग्रुप। मनोमय कोशा के लिए ये ग्रुप होना जरूरी है। चौथी लेयर है विज्ञान में कोशा। अब ये कोशा जनरली इंटेलेक्ट, बुद्धि को लेकर वो होता है, बुद्धि के अराउंड होता है, दिमाग को लेकर होता है। अब इस वाली चीज का भी टेकन केयर होना जरूरी है फॉर मेंटल हेल्थ। अगर सही नॉलेज, सही थॉट प्रोसेस, इसको काम करने के लिए, इसको इसको इस चीज को, विज्ञान में कोशा को टेकन केयर करने के लिए जरूरी है आप पॉजेज लें, लाइफ में भी पॉजेज लें, अपनी रूटीन्स में भी पॉजेज लें। और उस पॉज का नाम आप मेडिटेशन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं।
कोई स्पोर्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? स्पोर्ट का मतलब है आजकल खासकर वो वेस्टर्न साइंस भी बोलती है आजकल, अब वैसे भी कोई भी रैकेट स्पोर्ट शुरू कर सकते हैं आप। रैकेट स्पोर्ट समझते हैं? बैडमिंटन रैकेट स्पोर्ट है, लॉन टेनिस रैकेट स्पोर्ट है, टेबल टेनिस रैकेट स्पोर्ट है। रैकेट स्पोर्ट क्यों? बिकॉज हमारी सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग ना हमारे हाथों के अंदर है, हमारे पाम्स के अंदर है। तो कोई भी रैकेट स्पोर्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पांव तो चलते ही हैं उसके अंदर, बट हाथ जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो जब हम पॉज की बात करते हैं, सो डे के अंदर, राइट, ये वाले पॉजेस भी आप लें। आप दिन के अंदर जिम जाते हैं, राइट, जिम भी यूजफुल है, बट जिम से कहीं ज्यादा यूजफुल अगर आप मेंटल हेल्थ के लिए अगर वो करेंगे ना, तो आप बैडमिंटन का क्लब कोई ज्वाइन कर लीजिए, वो रोज खेलिए, वो रोज वो करिए। किसी को अगर इंटरेस्ट है, ये मनुमेय कोशा के साथ अलाइंड ज्यादा है, विज्ञान में कोशा के साथ नहीं है, याद आए तो इसलिए शेयर कर रहा हूं। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, कोई भी सीख सकते हैं एक, या फिर आप म्यूजिक के अराउंड कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल नहीं बनना है इसको लेके, मतलब कई बार होता ना कि अरे म्यूजिक सीख रहे हैं तो अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा नहीं, नहीं 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 नहीं, इसके अराउंड काम कीजिए। वोकल, जैसे मोस्ट लोग जब म्यूजिक की बात करते हैं ना तो लोग सोचते थे गिटार सीख लेंगे या कुछ वो इंस्ट्रूमेंट सीख लेंगे, नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स है ना जिनको मैं कोच करता हूं, मैं उनको बड़ा सरप्राइजिंग एक सोल्यूशन में बताता हूँ, अच्छा सुनना, म्यूजिक की क्लास ज्वाइन कर ले। तो बोलता है अच्छा क्या गिटार गिटार के लेसन ऑनलाइन? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, वोकल्स के क्लासेस ज्वाइन करो। वोकल्स मतलब गायकी के। तो बोलता अरे सर, मैं तो बहुत बेकार गाता हूँ। मैंने कहा गाना नहीं है ना मुझे तुझसे गवाना है ना रिकॉर्ड करवाना है। मैंने कहा पर करो ये, बिकॉज गायकी एक ऐसी चीज है, या फिर जब आप क्लासिकल वोकल्स ट्रेन करते हो अपने आप को, या क्लासिकल सिंगिंग सीखते हो, तो आपका वो मनोमय कोशा यानी कि इमोशनल, बिकॉज सिंगिंग विदाउट इमोशन डज नॉट गो। कभी भी देखना, कोई भी जो आज अरिजीत सिंह क्यों है, इट इज नॉट बिकॉज वो सुर पक्के गाता है, नहीं भाई, वो एक अलग ही लेवल का, वो पागल है, वो इतना इतना वो कहता है ना कि ही डज नॉट वरी अबाउट मनी, वो उसके अंदर घुसा हुआ है। म्यूजिक इज इन हिम इन अ वे, राइट। सो एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो करता है। उसके उसके जो कॉन्सर्ट्स, मेरा वन ऑफ द ड्रीम्स आई विच आई हैव रिटन डाउन इज टू अटेंड अरिजीत कॉन्सर्ट लाइव। जो भी अरिजीत का कॉन्सर्ट लाइव, कहते कहते हैं वहां का एनवायरनमेंट, और भी कॉन्सर्ट्स में भी बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट होता है, साउंड लाइट वो होती है, बट अरिजीत का कॉन्सर्ट इज वेरी डिफरेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अरिजीत ही एक ऐसा है, या कुछ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने गाने लाइव गाते हैं। काफी सारे सिंगर बाय द वे लिप सिंक करते हैं, लिप सिंक यानी रिकॉर्डेड बज रहा होता है, अरिजीत लाइव गाता है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है। और वो कहते हैं कि यार वहां पे एटमोस्फियर ऑरा अलग है। वो ऑरा क्यों अलग है? बिकॉज इट इज अरिजीत। सो आपको अरिजीत नहीं बनना है जब आप वोकल्स की मैं जब बात कर रहा हूँ या वो लर्निंग्स लेनी है। आप अगर सिंगिंग सीखते हैं, क्लासिकली सिंगिंग सीखते हैं, क्योंकि क्लासिकली सिंगिंग के अंदर ना ब्रेथ पे भी काम करवाया जाता है जिनको नहीं पता है। और जब हम आलाप सीखते हैं, इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पे भी बहुत सारा काम होता है। सो बहुत वेज में हेल्प करता है। तो आप अपना जो भी काम कर रहे हैं इसमें ये टाइम निकाल के ये कीजिए। और लास्ट में जो होता है वो आनंद में कोशा होता है। आनंद में कोशा मतलब वो ब्लिस्ड आउट स्टेट होती है। उसके लिए ऑब्वियसली मेडिटेशन पे भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए पॉजेस पे भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या कहते हैं, अपनी सर्टेन लेवल ऑफ प्योरिटी पे भी काम करना पड़ेगा। बट अगर आप पहले 4 पे भी काम करते हैं, आप ऑटोमेटिकली वो आनंद में कोशा। कई लोग हैप्पीनेस खोजते हैं। मैं जनरली जो मुझसे पूछते हैं ना, अरे मैं हैप्पी नहीं हूँ, अरे मुझे मुझे खुशी नहीं मिल रही, मुझे लगता है ये करके खुशी मिलेगी। खुशी कुछ करके नहीं मिलती। खुशी और हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आप पहले 4 कोशों में से या 4 कोश टेक केयर कर लेते हैं, या उनको सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं ना, सो आनंद में कोशा या आनंद में कोशा में रहना या होना बिकम्स अ रियलिटी फॉर यू। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप बिना कुछ करे भी खुश होंगे। एक पीस और एक शांति होगी। और फिर अगर वो पीस और वो एक शांति है, दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स टू मेंटल हेल्थ।
So if you have to understand, if वेरी बिग सेलिब्रिटीज, और वो बॉलीवुड ही नहीं, वो स्पोर्ट्स के अंदर भी आजकल मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी, हर एक कोई बात कर रहा है, हर एक मतलब हर एक कोई बात कर रहा है, राइट? अगर आप अभी रिसेंटली अंबानी की शादी हुई है, उसके अंदर भी देखोगे, वन ऑफ द थिंग्स which the son was and I think I believe is struggling with is mental health. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है उनको, बट ही इज स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ, और कहीं ना कहीं इट्स नॉट वेरी इजी। इतना सोचो, ही इज दे आर बिलियनियर्स, बट वो मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रहा है उनको। सो फॉर ऑल ऑफ अस आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 देना चाहिए, राइट? आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आज मुझे कुछ एक मैसेजेस आए कि मैं आज इसलिए नहीं अटेंड कर पा रही, आई नो इट इज इंपॉर्टेंट बट मैं इसलिए नहीं अटेंड कर पा रही। ये भी एक चैलेंज है कि आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज को प्रायोरिटाइज करना, और मेंटल हेल्थ को जो प्रायोरिटी नहीं देता। नोवल ने एक चीज शेयर करी मेरे साथ, अभी जब आप लोगों के साथ शेयर करी, कि आंटी को कोई चैलेंजेस है, कोई इश्यूज है, राइट? और वो इश्यूज अभी के नहीं है, वो सालों की सप्रेशन है, सालों से उस इशू को कुछ टेक केयर नहीं किया गया, एंड इट बिकेम टू अ वेरी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। आप पॉइंट समझ रहे हैं? और वो अब आज बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं उनको इफेक्ट कर रही है, वो उनकी मॉम को, उनकी मदर को तो इफेक्ट कर ही रही है, बट आसपास के लोगों को भी इफेक्ट कर रही है। सो दिस सिचुएशन और दिस इशू ऑफ मेंटल हेल्थ वो खुद को ही नहीं इफेक्ट करता, बट यार आसपास के लोगों को भी बहुत इफेक्ट करता है, एंड दिस अगेन मैं वो वर्ड यू दोबारा यूज कर रहा हूँ, एंडेमिक बन चुका है। लोग अब एंटी डिप्रेसेंट बहुत मतलब वो खाने लग गए हैं। जो लोगों को, जिनको नींद भी नहीं आती है, जो नींद की गोलियां खा रहे हैं, दे आर ऑल्सो, दे देयर मेंटल हेल्थ इज नॉट राइट। पॉइंट समझ रहे हो? नींद ना आना मेंटल हेल्थ का सिग्नल है, बट लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है, सिर्फ नींद नहीं आती, या नींद नींद ठीक नहीं है। तो इसके लिए जागो, इसके लिए अपने आप को जगाओ, इसके लिए अपने आप को बोलो कि नहीं यार, इट इज नॉट टू बी टेकन कैजुअली। बिकॉज अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो आपके पास बहुत कुछ हो सकता है जिंदगी में, बट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विल नॉट बी गुड, और वो एक अच्छी चीज नहीं है। बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई पर्सनली एम एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, जो लोग अच्छे खासे हैं, बहुत सारी लोगों की नजरों के अंदर पैसा भी है, वो सब भी है, बट खुश नहीं, क्योंकि मेंटल हेल्थ सही नहीं है। बिकॉज बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपने आप को जकड़ रखा है, अपनी मेंटल हेल्थ को। हम मेंटल फूड क्या ले रहे हैं? एक होता है फिजिकल फूड, खाना खाते हैं तो हमें पता चल जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, वो समझ आ जाता है, बट मेंटल फूड क्या ले रहे हैं? कंटिन्यूअस ओवरलोड ऑफ अस वॉचिंग, रील्स देख रहे हैं हम, ओटीटी देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सही नहीं है। आपका दिमाग इतनी इंफॉर्मेशन पचा नहीं पा रहा है, ओवरलोड हो रहा है। वो रिड्यूस करना है आपको, मतलब आपको देखना है आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो। आप किन लोगों की एसोसिएशन में, गलत लोगों की एसोसिएशन में उठ जाओ वहां से। हो सकता है आपके घर में वो गलत एसोसिएशन हो, मत सुनो, मत देखो, ऑप्शन है वहां से चले जाओ, वहां से इधर उधर हो जाओ। बिकॉज अपने दिमाग में एक गंद भरते हो, अपने दिमाग में कूड़ा डालते हो, और फिर बोलते हो अरे यार कुछ ठीक नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा, राइट? सो टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड, रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज अफेक्टिंग यू, तो जहां जहां पे चीजें समझ आ रही, कई लोग ऑफिस में कलीग्स, नेगेटिव कलीग्स होते हैं, जो जो मतलब हर वक्त ही नेगेटिव बोलते हैं। वो इंसान नेगेटिव नहीं है, वो फेस से ऐसे निकल रहा है, और मजा आता है हमें भी दूसरों की नेगेटिव बातों में, मजा आता है ना, बट उनको ये रियलाइज नहीं होता वो आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब कर रहा है। आप जा जाके चाय चाय का ब्रेक होता है या सुट्टा ब्रेक होता है, तो उसमें जा जाके बोलता है अरे यार कुछ नहीं है यार, घर में ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अरे यार मेरा। आपकी जिंदगी में शायद कुछ नहीं चल रहा होगा, आपकी जिंदगी सब सही चल रही होगी, मेंटल मेंटल हेल्थ सही चल रही होगी, बट आप इस तरह से ना सारी जगह से नेगेटिव नेगेटिव आहार, आपके कानों में जो चीजें पड़ रही हैं, आप जो आंखों से जो चीजें, जो इनपुट के सोर्स है ना हमारे सारे, राइट? वो सारे सेंसेस, ये ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, पांच क्या कहते हैं, एक ज्ञान इंद्रियां होती है, पांच कर्म इंद्रियां होती हैं, राइट? सो जितनी भी हमारी ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम रिसीव करते हैं, हमको ये देखना है हम रिसीव क्या कर रहे हैं यार। इज इट, कई लोग मैं देखा है इतनी हाई वॉल्यूम पे न्यूज सुनते रहते हैं, आजकल गंद आ रहा है न्यूज में, राइट? प्लीज मत सुनो, मत अपना दिमाग भरो इन चीजों से, फिर आपके अंदर आपको भी नहीं पता चलेगा।
देयर इज एंगर बिल्डिंग अप, देयर इज पेंट अप, इतनी ज्यादा गुस्सा अंदर बिल्ड हो रहा है, और आपको पता भी नहीं है क्यों गुस्सा बिल्ड हो रहा है। किसी सर्टन समुदाय के लिए गुस्सा बिल्ड हो रहा है, कोई एक्स है तो वाई के लिए, वाई है तो जेड के लिए। अरे ये सब बंद करो। ये अपने अपने आप को सही पर्सपेक्टिव यहां से सही रखना है तो सही रखो। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम जो क्राउड मेंटालिटी, पता है आप लोगों को क्राउड को कैसे साइक किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उनको बोला जाता है, 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 और एक टाइम पर डू यू नो हाउ सुसाइड बॉम्बर्स आर क्रिएटेड? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, वैसे बनना नहीं है। सुसाइड बॉम्बर्स को पता क्या करते हैं, ट्रेनिंग क्या करते हैं, उनको एक ट्रांस स्टेट में लेकर आया जाता है, मतलब हल्का सा उनको थोड़ा सा नशा भी दिया जाता है, और उनको एक गोल गोल सर्कल में घुमाया जाता है, और बीच में वहां पे या माइक्रोफोन से, बड़े से माइक्रोफोन से एक चीज या दो चीज, लेट्स से मेरे को नोवेल के अगेंस्ट किसी के दिमाग में, स्वीटी के दिमाग में गलत चीजें भरनी है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, स्वीटी को एक जगह पे बिठाऊंगा और उसको या फिर बोलूंगा एक जगह पर गोल 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 घूमते रहना, और मैं नोवेल के अगेंस्ट एक रिकॉर्डर चलाऊंगा और उस पर नेगेटिव चीजें बार 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 बोलता रहूंगा। अब हो सकता है स्वीटी नोवेल को जानती भी ना हो, राइट, बट वो चीज अगर मैं एक दिन, दो दिन, हफ्ता, महीना करता रहूंगा ना, तो एक टाइम के बाद स्वीटी के मन में नोवेल के लिए इतना गुस्सा, इतना घृणा जाग जाएगी ना, और जिस दिन वो, और साथ में मैं फोटो भी दिखाता रहूंगा ताकि पहचान ले नोवेल कौन है, और जिस दिन स्वीटी नोवेल को देखेगी, उसको उसको मारने का मन करेगा। पर जब अगर उसको होश में लाया जाएगा ना स्वीटी को, और पूछेंगे तू इसको क्यों, कहेगी नहीं नहीं ये गंदा आदमी है, ये है वो, पर नहीं कुछ किया क्या तेरे साथ, कुछ वो हुआ, करे नहीं 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 मुझे। दिस इज हाउ पीपल ट्रेन सुसाइड बॉम्बर्स। और अगर आज हम आसपास देख रहे हैं, हम क्या हो रहे हैं, हमारे हमारे इतने ज्यादा दिमाग में इतना गलत चीजें इनपुट की जा रही है, इतनी ज्यादा इनपुट की जा रही है जो हमारे लिए है ही नहीं। सो अगर आप लोगों को बॉडी के लिए फास्टिंग समझ आती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग समझ आती है, अच्छा खाना समझ आता है, तो आपको माइंड के लिए भी समझ आना चाहिए कि हमको ये चीज नहीं चाहिए यार। गॉसिप हो रहा है ना, कहीं पे चले जाओ, लोग सत्संग करने जाते हैं, मतलब वो जाते हैं, अच्छी बातें होती है सत्संग में, तो अच्छा बात सुनाते हैं, सबके जो माइक्रोफोन से सुनाते हैं अच्छी बात सुनाते हैं, बट जैसे ही सत्संग खत्म होता है, फिर चार लोग, चार दोस्त, और इसमें मैं लेडीज जेंट्स नहीं बोलूंगा, सब लोग ऐसे हैं, फिर वो गॉसिप करने बैठ जाते हैं। अरे पता है मिसेस शर्मा की बेटी का अफेयर मिस्टर वर्मा के बेटे के साथ है, पता है वो इतने छोटे कपड़े पहनती है, छोटे कपड़े, ये है वो है, वो ऐसे लेट नाइट आता है या जाता है, वो ऐसा है, ये है। अरे बस बेटा, हो गया तुम्हारा सत्संग, पूरा हो गया। सो अवॉइड, रन अवे फ्रॉम दीज प्लेसेस। आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं ऑब्जर्व करो। आपको एक टास्क भी लेना चाहिए पूरे हफ्ते के अंदर, कि फिजिकल तो हम बड़ा डाइट, बड़े कई कई लोग काफी डाइट कॉन्शियस हैं, दे नो व्हाट दे आर पुटिंग इन देयर बॉडीज फिजिकली, बट मेंटली क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, क्या क्या चीजें आप सुन रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्या चीजें सुन रहे हैं, किन चीजों को आप देख रहे हैं, बिकॉज आईज भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट है हमारे लिए, राइट। सो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यार इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, राइट। सो थोड़ा बहुत आज बात करी हमने अराउंड मेंटल हेल्थ, क्यों जरूरी है, क्या क्या जरूरी है, किस किस एस्पेक्ट से आप लोगों को सोचना चाहिए। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज कैन आस्क, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले आ रहे हैं वंश सहगल। वंश सहगल, इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, थोड़ा अच्छा लगता है तब क्वेश्चन पूछते हुए एटलीस्ट। हाय। Okay, hi. हाय। I think I'll have to give access to my camera इसमें. ओके, हाँ बोलो, आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछो। हेलो हेलो, आर यू देयर वंश? मेरी आवाज बाकियों को आ रही है क्या? मैं तो नहीं फ्रीज हो गया क्या? अच्छा ओके, मुझे लगा मैं वंश कहीं चला गया है। अच्छा, वंश आ रहा है कहीं से, एक और उसमें एडमिट हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। Hello. हाँ जी वंश।
सॉरी, वो कैमरा का ना एक्सेस नहीं हो रहा है, तो कोई जैसे मैं बात नहीं, कैमरा ऑन कर रहा आप वैसे वैसे ही पूछ लो। हूँ, पहले तो लाइक आई वुड लाइक टू से हाय टू एवरीबॉडी एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू एवरीबॉडी। तो आई डोंट रियली हैव अ क्वेश्चन, मतलब मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ हाँ जी, आज प्लीज की कॉल पे। सो प्लीज। आई हैव ऑल्सो डेल्ट विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ। बहुत चीजें मैंने अपनी लाइफ में, अभी तो बहुत छोटी लाइफ है, बट थोड़ा बहुत एक पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ मैंने फेस किया है। सो रिसेंटली आई हैड एन एक्सपीरियंस जहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसको पता था कि मैंने इस चीज से डील किया है, तो वो मेरे पास आया और मतलब उसने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे हेल्प करनी चाहिए, व्हाट कैन बी डन। तो व्हाट रियली इज द इशू इज कि हमारी जनरेशन या हमारी पूरी कंट्री में लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में फर्क नहीं पता है। हम्म, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा एक टैबू बन जाता है कि अच्छा, अगर दिमाग में कोई इशू है, कुछ मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बट हम्म, साइकियाट्रिस्ट आपको एक बहुत ही मेजर हेवी डोजेज दे देंगे, या तो मेडिसिन दे देंगे, या फिर आपको इतना मेजर डायग्नोसिस कर देंगे कि आप अपने आप से ही और परेशान होना स्टार्ट हो जाते हो। हम्म, तो आई वुड जस्ट लाइक टू से दिस कि बहुत 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 फर्क है दोनों चीजों में। साइकियाट्रिस्ट के पास तब जाना चाहिए जब आपके पास और कोई भी सॉल्यूशन ना हो, या फिर हम्म, आप इतनी मेजर प्रॉब्लम से डील कर रहे हो जहाँ पे आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे। हम्म, मेंटल हेल्थ का फर्स्ट स्टेप ही यही है कि यू हैव टू फर्स्ट एक्नॉलेज, आपको खुद एक्सेप्ट करना है कि ओके, मेरे को कोई दिक्कत है, मुझे हम्म, कुछ हो रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एंड जैसे आपने भी बोला कपिल जी, की इस बारे में बात करो, किसी को बताओ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। खुद ब खुद इसको अपने आप से डायग्नोज करके, अपने आप को ठीक करके, आप अकेले अगर इस चीज में निकल रहे हो, तो फिर इट विल नॉट हैपन। हम्म, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन, पर हम्म, बहुत बेटर होता है जब आपको, आपके साथ कोई हो जो आपको हेल्प कर सकता है। हम्म, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको पहली बात तो हो क्या रहा है, और दूसरी बात कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में फ़र्क क्या है। very good point, Vansh, because as you rightly said, psychiatry और psychiatrist के पास तब जाते हैं when it is actually a very severe case. Psychologist is more like therapy, therapy in the sense कि बात करके वो कहते हैं ना कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो खासकर होते हैं, दे नो अ सर्टेन वे। एक है कि आप यार दोस्त से बात करें, अब यार दोस्त से बात करके सर्टेन लेवल ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा। बट व्हेन यू टॉक टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ आप जब बात करते हैं, और वो दोनों बहुत अलग चीज है, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय वंश, थैंक यू सो मच फॉर दैट, इज दैट साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट इमोशन, कम आउट ऑफ दैट जो आपने शायद मन में कोई गांठ बना ली है, और वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको हेल्प करता है, राइट? वो सोल्यूशन नहीं देता है। और जनरली साइकियाट्रिस्ट इज मोर ऑन मेडिकेशंस, वो एंटी डिप्रेसेंट्स, वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं, वो करते हैं। एंड वैसे भी अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि इट्स अ केस, इट्स अ सिवियर केस, दे में ऑटोमेटिकली डायरेक्ट यू टू अ साइकियाट्रिस्ट। सो again, as he rightly said, first step is very 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 simple, is reach out to people around you. And बहुत अच्छा एक और चीज वंश ने यहाँ पे ये बोली कि व्हेन एक्चुअली यू ओपन अप, आप अपने अपने सर्कल्स के अंदर जब आप अपने चैलेंजेस के लिए ओपन अप करते हैं, आप शेयर करते हैं ना, तो लोगों को वो फिर कंफर्टेबल फील करता है। देखो, वंश अगर शेयर नहीं करता तो उसका फ्रेंड भी वंश से बात नहीं करता। वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई टॉक अबाउट माय इशू पब्लिकली, मेरे को जरूरत नहीं है अब, मतलब अब तो वैसे भी कोई ऐसा वो नहीं है ना, मैं कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, पर फिर भी मैं इसलिए शेयर करता हूं सो दैट पीपल फील इट इज नॉर्मल, राइट? पीपल फील कि हर एक फेज में, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई फेज आता है। एंड एट टाइम्स पीपल एंड अप अप्रोचिंग मी, मेरे से भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, मेरे से भी लोग बोलते हैं अच्छा मेरे ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है। तो मुझे काफी कुछ कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, फिर मैं उसे बता देता हूँ ये है। और जहां मुझे लगता है कि नहीं, ये तो काफी सिवियर केस पे, सिवियरिटी पे पहुंच गया, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा सीक प्रोफेशनल हेल्प, जाओ क्या कहते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, बिकॉज दे में बी इन अ पोजिशन टू हेल्प यू। बिकॉज कई लोग उस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, जैसे नोवेल की मॉम है,
तो नोवेल की मॉम को हमने क्यों एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए सीख किया, बिकॉज वो उस स्टेज पे थी जहां के अंदर इट वाज बियॉन्ड डिस्कशंस, बियॉन्ड बातों के बियॉन्ड था, मतलब इन अ वे। तो उन्हें कुछ कुछ ड्रग्स के साथ फिर धीरे 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 अब फिर प्रिवेंटिव मेजर्स में लाएंगे, सो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शेयरिंग था वंश। हाँ नोवेल, आप कुछ बोल रहे हैं? सर जैसे कि आपने अभी कहा कि हम पूरे दिन में क्या कंज्यूम कर रहे हैं सुनने और देखने वाली चीज़ों में। हम्म। तो जैसे कि मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ, 8 से 9 घंटे मैं ऑफ़िस में टीम के साथ रहता हूँ। कुछ महीनों से हम एक अच्छे से टीम में हो चुके हैं, 5, 6, 7 लोगों की टीम में और सारे यूथ हैं। तो हो क्या रहा है, कुछ मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि मैं पहले जैसा था, पहले जो टीम थी वो शांत थी और हम अच्छे डिस्कशंस करते थे। कुछ समय से ऐसा हो गया है कि कुछ हम नेगेटिव डिस्कशन ज़्यादा करने लगे हैं। अ, आस-पास मिल-जुल कर या फिर सोशल मीडिया का देखकर या कुछ भी। ये मेरे साथ ज़्यादा होने लगा है कि मतलब 6-7 घंटे जो है 9 घंटे हम साथ में रहते हैं, उसमें 5-6 घंटे तो हम थोड़ा-सा अलग बातें करने लगे हैं। मैं को कैसे मेंटेन कर पाऊँ? पहला ये है। पहली चीज है, देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जहां पर भी मैं भी देखो जॉब करी है, तो मुझे पता है जब नेगेटिव बात जहां होती है ना, उसमें मजा बहुत आता है। मतलब वो कहते हैं ना, जिंदगी का मजा ही खट्टे में। तो जब वो ऐसी बातें हो रही होती हैं, अरे यार कंपनी बेकार है, बॉस बेकार है, तो वो वाला ग्रुप स्ट्रॉन्गर भी होता है और उनका मन भी बड़ा करता है ऐसे ना चल। और लोगों को लगता है कि अरे मैं ना रिलैक्स हो रहा हूँ। वैसे तो ना कि अरे यार बात जाके ऐसे वो नेगेटिव बात जाके कर ली, वो कर ली। एक है इशू डिस्कस करना। इशू डिस्कस करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग नेगेटिव। अगर आप देख रहे हो आपके आसपास कोई एक बंदा बहुत नेगेटिव है या एक ग्रुप नेगेटिव है, तो अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर लो। क्यों अलग कर लो? बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि इशू नहीं होगा, इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, या कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जहां के अंदर 10 लोग इकट्ठे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी यार, राइट। बट अपने आप को ये देखना है आप प्रॉब्लम का पार्ट बने हो या सोल्यूशन के साइड में हो। और इस तरह के डिस्कशन, ठीक है, एक बारी बात हो गई कोई बात नहीं, एक बारी बात हो गई कोई कोई दिक्कत नहीं है, 2 बारी बात हो गई, बट दूसरी बारी बात होते होते सोल्यूशन पे बात होनी चाहिए, या ये होना चाहिए अच्छा करना क्या है यार इस पे, राइट। एक है कि आपको लगता है कंपनी बहुत ही बेकार है, ठीक है, कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी का कल्चर बेकार है, मैनेजर बेकार है, ओनर बेकार है। आपका एनर्जी कहाँ चैनलाइज्ड होना चाहिए? आपका एनर्जी चैनलाइज्ड होना चाहिए नई नौकरी ढूँढने के लिए, अपना मेंटल हेल्थ खराब करके। बिकॉज़ अगर आप नेगेटिव इंसान बनते गए, तो होगा क्या? आप ये ट्रेट ना अगली कंपनी में भी कैरी फॉरवर्ड करोगे। अगली कंपनी में कोई चैलेंजेस नहीं हो सकते, बट आप क्योंकि एक नेगेटिव इंसान बन चुके हो, एक एक हर चीज़ में वो प्रॉब्लम ढूँढने लगे हो ना, तो वहाँ पर भी जाओगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ खोज डालोगे तुम। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी प्रवृत्ति को ध्यान देना है कि यार कहीं वो आइंस्टाइन ने कहा ना, नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, नेवर आर्ग्यू विद इडियट्स, क्योंकि दे विल ड्रैग डाउन आपको अपने लेवल पे ड्रैग डाउन कर देंगे। और क्योंकि वो इडियट होने में एक्सपर्ट है और फिर आपको हरा देंगे। पॉइंट समझ रहे हो? सो कभी भी इस तरह के इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर अपने अपने को लोअर नहीं करना, बिकॉज आप लोअर होते जाओगे। ओके, सो ऐसी सिचुएशन से, ऐसी जगह से इट इज ओके। लोग बोलेंगे अरे यार ये तो हमारे साथ घूमता फिरता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है अगर वो लोग सिर्फ डिस्ट्रक्टिव अनकंस्ट्रक्टिव बातें या वो ही चीजें चल रही हैं। वो होता है ना, कई लोग होते हैं ना, अभी ये वाले मौसम में बोलेंगे अरे यार क्या मौसम है यार, अरे धुंध ही धुंध दिख रही है, अरे ठंडी ठंड है, गर्मी हो गई, अरे कितनी गर्मी है यार, गर्मी है यार, अरे यार दिल्ली में गड्ढे हैं, ये हर चीज में नेगेटिव, हर चीज मतलब हर चीज। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना है, बिकॉज वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मल हो सकते हो, आप पॉजिटिव इंसान हो सकते हो, बट धीरे धीरे ना आपके दिमाग में वो सीड्स बो रहे हैं और आपको भी नहीं पता चलेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बंदा अपना काम करके चला गया, वो चला गया किसी और कंपनी, बट आपके यहाँ पे दिमाग में बीज बो गया। अब वो बीज कब जर्मिनेट करेंगे, कब पौधा बनेंगे ना, आपको नहीं पता। ओके, सो बिवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो यू हैव टू हम मैं जनरली सबको ये कहता हूं कि अपना ख्याल सबसे पहले रखो। सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग ना दूसरों की हेल्प करने चले जाते हैं, वो बोलते हैं ना
एयरक्राफ्ट में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चा है और अगर इमरजेंसी आती है तो पहला अपना ऑक्सीजन का मास्क लगाएं, फिर बच्चे की मदद करें। नहीं तो ये बोल सकते हैं बच्चे को लगाएं यार पहले, फिर अपना देखें। नहीं 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 नहीं, उसी तरह से सेल्फ केयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते यार जो हेल्प नहीं चाहता। अब बहुत सारे लोग मेरे से वन ऑन वन बात करते हैं, जिसमें से तुम भी नोवल एक हो। पॉइंट समझ रहे हो? अब मैं ना एक चीज बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व करता हूँ, एक है आदमी नेगेटिव ही रहना चाहता है, प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहा है, और एक है चैलेंज है उसकी लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम डिस्कस करता है बट उस पर एक्शन करता है। तो जो हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है ना मेरे साथ, बीच में मैंने 2-3 बार चेक करता हूँ, फिर मैं उसको फोन में नहीं उठाता। मतलब उसको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके बोलता अरे मैं ना बिजी हूं, मैं हूं, बिकॉज मेरे को दिख गया यार मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता, ये अपनी हेल्प नहीं चाहता। हाँ, जो अपने पे काम कर रहा है, जो बोल रहा है क्या कहते हैं, नहीं मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, ट्राई कर रहा है, चीजें काम नहीं कर रही उसके लिए बट हाँ कर रहा है, और फिर वो बता रहा है अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, वो फिर भी ठीक है। ओके, सो अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड लोगों के साथ रखो, जो एक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं है। मतलब जो जनरली कर्मयोगी जिसको हम बोलते हैं ना, एक्शन ओरिएंटेड होगा ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होगा, बहुत टाइम ही नहीं होना उसके पास। जो ये वेले लोग होते हैं ना, फालतू के होते हैं ना, बिकॉज नेगेटिविटी अफोर्ड करने के लिए भी खाली चाहिए ना बंदे को। सो प्लीज डू नॉट, आप दूसरे की बीमारी अपनी बीमारी मत बनाइए। जैसे होता है ना कि किसी को खांसी जुकाम होता है, आजकल तो वैसे बोल देते हैं ना मास्क लगाओ, हम बोलते हैं ना अरे दूर रहे यार तेरा वायरल आ जाएगा मुझे। उसी तरह से ना मेंटल वायरल जिनको हो रखा है ना, उनको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू करो, उनसे भी दूर रहो, बिकॉज वो मेंटल वायरल आपको देके चले जाएंगे। ठीक है, साहिबा के लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, या जो भी शेयरिंग करना चाहती है। हाँ साहिबा, कुछ बोलना चाहती है, शेयर करना चाहते हो? हाँ भैया, वैसे आपने थोड़ा सा आंसर तो अभी नोवेल से बात करते करते दे दिया, लेकिन मतलब मुझे अभी भी डाउट है कि कई बार क्या होता है कि मुझे बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस लगती हैं, जैसे ऑफिस में कभी कुछ लोग होते हैं जो मतलब इमोशनली जिनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं हम, या फिर फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में। ठीक है, तो अभी वो जो लोग हैं उनको मतलब वो नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, है ना? और कहीं कहीं मुझे रिलेटेबल लगते हैं तो मेरा मन भी करता है उनको हेल्प करने के लिए। हम्म। ठीक है, तो मुझे सही समझ नहीं आता कई बार, और कई बार वही लोग होते हैं जो मेरी नेगेटिविटी सुनते भी हैं हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेरे पास भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं। तो हम्म। कैसे डील मतलब उनको उनके लिए अवेलेबल रहो। मतलब मेरे ना वो अर्ज आ जाती है हेल्प करने की, तो हम्म। मैं उनको हेल्प करने जाती हूँ तो मैं खुद बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि हाँ। मेरे खुद की बहुत चलती रहती है। मतलब मेरी, जैसे आप बोलते हो ना, कई बार नेगेटिविटी घर से ही आती है, तो मेरे घर से मतलब भरपूर में आती है। ठीक हम्म। है, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में रहते हैं, वहां पे भी नेगेटिविटी, फिर घर पे आते हैं वहां पे भी नेगेटिविटी। तो हम्म। हेल्प करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनके अराउंड रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो एक कंफ्यूजन में रहती हूँ मैं। ओके, एक चीज है अपने आप की अपनी समझ होना। जैसे मैं बोलता हम्म। हूँ कि आप गाड़ी कौन सी हो, आप डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, इलेक्ट्रिक हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो, जो भी हो। तो साहिबा, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड यू आर अ हार्ट पर्सन। हार्ट पर्सन का मतलब हाँ क्या होता है कि आप बहुत हाईली इमोशनल बंदे हो। ठीक है, हाँ। अब ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारी वीकनेस बन जाती है, बिकॉज बिकॉज जो हार्ट पर्सन होता है ना, वो एम्पैथ भी होता है, यानी उसको एम्पैथी बड़ी हम्म। जल्दी हो जाती है, उसको दया भी आ जाती है। ये वो बंदा होता है कि कुत्ते को साइड में चोट लगी ना, किसी का भी कुत्ता होगा, तुम्हारे आंसू टपकने लग जाएंगे, अरे इसको तो बहुत चोट लगी है। हाँ, ये तो बहुत होता है। किसी का दुख तुम अपना दुख बहुत जल्दी बना लोगी। ओके, सो हाँ। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। और हम्म। यार जब अगर अगर मुझे पता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको जैसे ठंड भी ज्यादा लगती होगी, मेरे को जो लगता है, राइट? जी भैया, बहुत लगती है। हाँ हाँ, तो अगर मुझे पता है मुझे ठंड ज्यादा लगती है और तुम्हें पता है सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो नॉर्मली आदमी क्या करता है, एक लेयर, अगर बाकी लोग एक लेयर पहन रहे हैं तो तुम दो पहनोगी ना, नॉर्मल लॉजिकल करेक्ट। बेंट ऑफ माइंड तो यही बोलेगा ना। अब हम्म। उसी तरह से साहिबा, यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी यही तुम्हारा यही है कि इफ यू नो यू आर अ इमोशनल बीइंग, ओके, फर्स्ट इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज टू किन लोगों को तुम अपने क्लोजेस्ट सर्कल में लेकर आ रही हो। यू कैन हैव हम्म। मेनी फ्रेंड्स, बाय द वे, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट आई एम मेरे भी। वेरी क्लियर मेरे क्लोजेस्ट सर्कल में कौन होंगे। पॉइंट, हम्म। बिकॉज आई डू नॉट वांट डेढ़ शाना लोग
अगर मैं तुम्हारी हाँ। तरह होता ना, तो मेरे को 1.5 शाणे लोग नहीं चाहिए मेरे सर्कल में, क्यों? एक है, मैं हार्ट पर्सन हूँ और मेरे सर्कल में मेरे जो क्लोजेस्ट हैं वो भी हार्ट पर्सन है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ वो हाँ। वो तुम्हारी एम्पैथी भी लेंगे, बट तुमको एम्पैथी देंगे भी, वो ऑलमोस्ट गिव एंड टेक इक्वल रहेगा। बट जहां पे 1.5 शाणे लोग हैं, 1.5 शाणे का मतलब कि जो लोग तुमको यूज करना शुरू कर देंगे, बिकॉज द डे आई नो हु यू आर नो, और मुझे पता चल जाएगा, अरे यार उसको ना मतलब इमोशनल करके ना, अरे साहिबा तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, अरे क्या साहिबा, फिर मैं ना स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी सुना के मैं अपना काम निकाल लूंगा। अगर वो नहीं भी करूंगा ना, यू आर सच वो कहते हैं ना कि आपके पास पावर है, एक बाय द वे पावर कि दूसरे की नेगेटिविटी सोख कर अपनी नेगेटिविटी बना लेना, और दूसरे को अच्छा लगेगा ये चीज, अच्छा इन द सेंस वो अपना वो गुबार निकाल पा रहा है, अपना वो अपने को लाइट फील कर पा रहा है, पॉइंट समझ रहे हो? बट तभी तभी प्रैक्टिकल है ना साहिबा, इन केस यू हैव लर्नड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, पॉइंट समझ रहे हो? ये पॉइंट नहीं है ना तुम दूसरे का कचरा अपने में रख रहे हो और तुम भारी होती जा रही हो और तुम्हारे में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो इट इज वेरी क्लियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ओनली हैव पीपल, उन्हीं की बकवास सुनो या उन्हीं के बैगेज शेयर करो या बांटो, जो जो आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन है, बाकी लोगों से दूर रहो, बिकॉज जैसे कई लोग होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं कि अरे इनको ना वायरल बड़ा जल्दी पकड़ लेता है, समझ रहे हो ना, जो जिनको इम्यूनिटी लो भी बोलते हैं, कई बार लोग इम्यूनिटी लो, तो तुम्हारी इमोशनल इम्यूनिटी लो है साहिबा, राइट? और ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, यू कैन वर्क, तुम बहुत अच्छा काम कर सकती हो जहां पे रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम होगा, बिकॉज तुम बहुत इजीली कर लोगे लोगों के साथ, और तुमने इस चीज को अपनी वीकनेस बना लिया है, इस चीज को लोग भी यूज कर रहे होंगे, और तुम लोगों को यूज करने की भी जरूरत नहीं है, तुम ही अपने अगेंस्ट यूज कर रही हो इस चीज को, पॉइंट समझ रहे हो? हाँ, मैं एक्चुअली वही बोल रही हूँ आपको, मुझे ना मतलब जैसे अभी 3 साल ही हुए हैं फैमिली के साथ रहते हुए, उससे पहले अकेली रही हूँ बचपन से, तो मुझे एक्चुअली लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। बट और मैं मतलब वो जो फिल्ट्रेशन होती है ना कि किनको बहुत पास रखना है और किनको सिर्फ दिखाना है कि हाँ तुम पास हो, बट एक्चुअली मैं उनको अफेक्ट होने देती नहीं वो। एंड जैसा आपने बोला लेटिंग गो, ये सब चीजें ना मैंने बहुत टाइम लगा है, आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे बहुत टाइम लगा, अराउंड 10 years लगे हैं सीखने, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो सब मैंने सीखा है। बट जैसे आपने बोला ना वो इमोशनली इम्यूनिटी जो आप बोल रहे हो, वो है, मतलब एक्चुअली बचपन से अभी तक इतने एपिसोड हुए हैं ना, अ, तो कोई ना कोई एपिसोड से कोई ना कोई कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि नहीं यार मेरे टाइम पे कोई नहीं था, तो इसके टाइम पे तो होना है। तो मुझे ना ऐसे वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लग जाती है, और मैं ये भूल जाती हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, मतलब हाँ, मैं वही वो कह रहा हूँ ना, फॉर यू इट इज मतलब तुम्हारे लिए नॉर्मल है, जो मतलब वर्ड यूज कर रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत से बियॉन्ड तुम काम ले लोगी, हाँ या हैसियत से बियॉन्ड तुम चीजें पकड़ लोगी जो तुम्हारे नहीं हाँ। है उसका, ठीक है? तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो, समझ? हम्म। सो एक एक किताब है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, ईट दैट फ्रॉग, हाँ ईट दैट फ्रॉग जरूर हाँ मैंने पढ़ी उसकी वीडियो, देखी, मतलब मुझे पढ़ना इतना पसंद नहीं है तो मैं सुन लेती हूँ, तो हाँ वो मैंने सुनी है। हाँ हाँ, तो वो उसको सुनना दोबारा से, बिकॉज वीडियो में फिर इतना वो नहीं होता, जब जब बीच में वो जी, किताब रखो, ऐसी किताबें ठीक है। ना बोलना आना चाहिए तुम्हारे जैसे इंसान को, बिकॉज ना बोलना नहीं आएगा तो तुम अपना नुकसान करोगी, और ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप, वो जो रिलेशनशिप जो तुम सोच रही हो ना, कई बार ये होता है ना कि हम हम्म। उसका फायदा करें, वो रिलेशनशिप का फायदा करें, इवेंचुअली वो हम्म। रिलेशनशिप भी खराब होता है, पॉइंट समझ रहे हो? सो जी लॉन्ग कभी देखोगे ना, वो रिलेशनशिप में भी इतना इतना कोई वो नहीं हो पाया जितना तुमने सोचा था या जितना तुम करना चाहती थी। सो जी। लर्न टू से नो, ओके? अपने, मैं फिर ठीक बोल है। रहा हूँ, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना है, अपने को प्रायोरिटाइज करना है इसके लिए, ठीक जी है? जी। डन है थैंक गाइस, यू भैया। तो मिलेंगे ब्रेक के बाद, अगले हफ्ते एक और इसी टॉपिक को थोड़ा सा शायद कंटिन्यू करेंगे, आई डोंट नो, वील सी अकॉर्डिंगली, जैसे भी वो होगा। अभी 12-21 हो गए हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। थैंक यू भैया, बाय। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।